नमस्कार मित्रों, आज का हमारा संवाद आत्मकथा पर है। आत्मकथा, हिंदी आत्मकथा, हिंदी आत्मकथा की विशेषताएं। शब्द से ही अर्थ ध्वनित हो रहा है, आपको स्पष्ट है। आत्मकथा यानी स्वयं की कथा, लेखक के द्वारा स्वयं के जीवन की क्रमबद्ध घटनाओं का यथातथ्य वर्णन आत्मकथा में किया जाता है। आत्मकथा स्वानुभूति पर आधारित होती है। लेखक अपने आत्मचिंतन के द्वारा बाह्य जगत के अनुभवों और अपनी मन स्थिति का यथार्थ चित्रण करते हैं, तो इसे आत्मकथा कहा जाता है। आत्मकथा में आत्मविश्लेषण की प्रधानता होती है। हिंदी साहित्य में आत्मकथा लेखन का व्यवस्थित रूप से आरंभ आधुनिक काल में होता है। आत्मकथा के लिए लेखक का जीवन के प्रति ईमानदार होना आवश्यक है, क्योंकि आत्मकथा में लेखक को अपने निजी जीवन के गुण दोषों को यथारूप वर्णित करना आवश्यक होता है। अंग्रेजी का एक शब्द है ऑटोबायोग्राफी, इसे हिंदी में आत्मकथा या आत्मवृत्त कहा जाता है। भुक्त जीवन का यथार्थ रूप में प्रामाणिकता के साथ वर्णन करना आत्मकथा में ही संभव हो सकता है। हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि आत्मकथा लेखन की वह विधा है जिसमें लेखक ईमानदारी के साथ आत्मनिरीक्षण करता हुआ अपने देश काल परिवेश से सामंजस्य तथा संघर्ष के द्वारा अपने को विकसित और स्थापित करता है। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अनुसार as a suggestive monoculture of Saudi implies is the biography of a person written by himself। अतः आत्मकथा वैयक्तिक ईमानदारी के साथ साथ आनुभूतिक सत्य का अत्यधिक आग्रह रखती है। जहाँ तक हिंदी आत्मकथा में हिंदी गद्य साहित्य में आत्मकथा का प्रश्न है, आपको ध्यान है कि आत्मकथा हिंदी गद्य साहित्य की ये लोकप्रिय विधा है। अनेक विद्वानों ने आत्मकथा के तत्वों का वर्णन किया है। शांतिवत खन्ना कहती हैं कि आत्मकथा के 5 तत्व हैं। वर्ण विषय, यानी आत्मकथा में वर्णित विषय में सत्यता, प्रामाणिकता का समावेश होना आवश्यक है। आत्मकथा में लेखक अपने जीवन की घटनाओं के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियों का भी वर्णन करता है। आत्मकथा लेखक को इस बात का ध्यान रखना होता है कि आत्मकथा में अनावश्यक आत्मविस्तार और शील संकोच न आने पाए। वर्ण विषय में स्मृति आधारित घटनाओं और जीवन के महत्वपूर्ण प्रसंगों का यथास्थान निरूपण अत्यंत आवश्यक होता है। दूसरा तत्व है चरित्र चित्रण। आत्मकथा का प्रधान पात्र या नायक स्वयं लेखक होता है। आत्मकथा के अन्य सभी पात्र उसके चरित्र से अनुषांगिक रूप से जुड़ते हैं। आत्मकथा में लेखक के यथार्थ का चित्रण, आत्माभिव्यक्ति, आत्मनिरीक्षण, अतीत का पुनर्प्रत्यक्षीकरण आदि गुणों पर आधारित अतिरिक्त विश्वास, आस्था और आत्मीयता के प्रभाव के अंतर्गत ही पाठक रचना का रस ग्रहण करने में प्रवृत्त होता है। देश काल। आत्मकथा में लेखक बाह्य वातावरण से प्रभावित होने वाली अपनी आंतरिक मनःस्थिति का चित्रण करता है। अतः आत्मकथा में राजनीतिक, सामाजिक, भौगोलिक परिवेश का प्रसंगानुकूल चित्रण अत्यंत आवश्यक होता है।
उद्देश्य, आत्मकथा का एक निश्चित साहित्यिक उद्देश्य होता है। अतः आत्मकथा की प्रत्येक घटना व्यक्ति के चरित्र को अंतिम परिणति देने में कारगर भूमिका अदा करती है। आत्मकथा में लेखक का उद्देश्य आत्म प्रकाशन और भुक्त यथार्थ का सामाजिक प्रकटन होता है, तो वहीं ले पाठक का उद्देश्य लेखक के जीवन अनुभवों का ज्ञान प्राप्त करना होता है। पांचवां तत्व है भाषा शैली। आत्मकथा की भाषा सुललित, परिष्कृत और भावपूर्ण होनी चाहिए। भावानुकूल भाषा से ही आत्मकथा में गद्य का निरूपण संभव हो पाता है। यह गद्य कथ्य के निरूपण का कारण बनता है। जहाँ तक हिंदी साहित्य में आत्मकथा की विधा के परिचय का प्रश्न है, ऐसा माना जाता है कि हिंदी का प्राचीनतम आत्मचरित बनारसी दास जैनकृत अर्ध कथा है। यह 1641 ईस्वी का ग्रंथ है। इसके संबंध में संपादक का दावा है कि कदाचित समस्त आधुनिक आर्य भाषा साहित्य में इससे पूर्व की कोई आत्मकथा नहीं है। आत्मचरित्र लिखने वालों में जिस निरपेक्ष और तटस्थ दृष्टि की आवश्यकता होती है, वह निश्चय ही बनारसी दास में थी। उन्होंने अपने सारे गुण दोषों को सच्चाई के साथ व्यक्त किया। यह आत्मकथा पद्य में लिखी गई है। इसके अतिरिक्त पूरे मध्यकाल में किसी अन्य आत्मकथा का उल्लेख नहीं मिलता। आत्मचरित्र लिखने की परंपरा का विकास आधुनिक युग में हुआ। संवत 1917 विक्रम में स्वामी दयानंद लिखित जीवन चरित्र सामने आता है। सन 1910 सन ईस्वी में सत्यानंद अग्निहोत्री लिखित मुझमें देव जीवन का विकास हिंदी की आधुनिक काल में लिखी गई आत्मकथाएं हैं। प्रेमचंद ने हिंदी के आत्मकथांक में कुछ साहित्यकारों की संक्षिप्त आत्मकथाएं प्रकाशित की थी। डॉक्टर श्याम सुंदर दास रचित मेरी आत्मकहानी सन 1941 ईस्वी में प्रकाशित होती है। राहुल सांकृत्यायन की मेरी जीवन यात्रा सन 1946 ईस्वी में प्रकाशित होती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सन 1947 में आत्मकथा लिखी। सन 1948 ईस्वी में वियोगी हरि का मेरा जीवन प्रवाह प्रकाशित हुआ। ये हिंदी साहित्य की अमूल्य आत्मनिधियाँ हैं, ये आत्मकथाएं हैं। आधुनिक काल में हिंदी में आत्मचरित्र लिखने की कला खूब विकसित हुई है। पिछले 30 वर्षों में कुछ महत्वपूर्ण आत्मकथाएं प्रकाशित हुई। क्या भूलूं क्या याद करूं सन 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुई। नीड़ का निर्माण फिर सन 1970 ईस्वी में प्रकाशित हुई। बसेरे से दूर सन 1978 ईस्वी में प्रकाशित हुई और 10 द्वार से सोपान तक सन 1985 ईस्वी में प्रकाशित हुई। हरिवंश राय बच्चन की ये आत्मकथाएं हिंदी में लोकप्रिय भी हुई। यौवन के द्वार पर देवराज उपाध्याय की आत्मकथा है जो सन 1970 ईस्वी में प्रकाशित हुई। रामविलास शर्मा की आत्मकथा घर की बात सन 1983 ईस्वी में प्रकाशित हुई। यशपाल जैन की आत्मकथा मेरी जीवन धारा सन 1987 ईस्वी में प्रकाशित हुई। 1989 ईस्वी में कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की पगडंडियों पर पदयात्रा, आत्मपरिचय रेणु की आत्मकथा है। अमृतलाल नागर की आत्मकथा टुकड़े टुकड़े दास्तान है। डॉक्टर नगेंद्र ने अर्धकथा नाम से आत्मकथा लिखी। रामदरस मिश्र ने सहचर है समय नाम से आत्मकथा लिखी। कुछ नए प्रयोग भी हुए आत्मकथा के क्षेत्र में। कमलेश्वर के संपादकत्व में गर्दिश के दिन
नाम से हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के 12 रचनाकारों द्वारा आत्मकथ्य एक साथ प्रकाशित हुए। अनेक रचनाकारों के आत्मकथ्यों का संकलन, संपादन और प्रस्तुतिकरण एक प्रयोग था। इनमें इन रचनाकारों ने अपने जीवन के संघर्षकालीन मानसिकता का उद्घाटन किया है। ये आत्मकथ्य पूर्ण आत्मकथा नहीं है। इनमें रचनाकारों का अलग अलग व्यक्तित्व और अलग अलग मिजाज व्यक्त हुआ है। कुछ ने जीवन से अधिक अपने रचना संघर्ष को व्यक्त करने की कोशिश की है। किसी विशिष्ट रचनाकार की रचनाओं और उसके संपर्क में आने वाले मित्रों के संस्मरण और उनके द्वारा लिखे गए पत्रों के आधार बनाकर किसी दूसरे आलोचक द्वारा उस विशिष्ट रचनाकार की आत्मकथा लिखने का प्रयत्न इस संदर्भ में किया जाने वाला एक दूसरे किस्म का प्रयोग है। श्री विष्णुचंद्र शर्मा द्वारा लिखी गई मुक्तिबोध की आत्मकथा, जो सन 1984 ईस्वी में प्रकाशित हुई, इसी ढंग का प्रयोग है। अपनी शैली के विषय में वे कहते हैं, स्वर्गीय पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा ने मुझे मुक्तिबोध के रचनाकार के भीतरी और बाहरी और चेतना के स्तर पर त्रिभुजाकार संश्लिष्ट प्रक्रियाओं के कौशल को पहचानने का गुण सिखाया है। प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि से एक व्यक्ति कैसे देशव्यापी चरित्र में रूपांतरित होता है, यह मैंने सीखा है। फ्रांसीसी जीवन लेखक हेनरी टाइट की जीवनी तोलस्ताय ने मुझे मुक्तिबोध के लक्ष्य के प्रति एकाग्रता और जीवन को बदलने की रचना प्रक्रिया का पाठ पढ़ाया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि मैंने मुक्तिबोध की आत्मकथा के रूप में उपन्यास लिखा है। मैंने परंपरा से हटकर मुक्तिबोध की विश्वसनीय जीवनी लिखने की ही कोशिश की है। इसी तरह का एक प्रयोग सूर्य प्रसाद दीक्षित ने किया है। उन्होंने निराला की आत्मकथा नाम से सन 1970 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी। श्री सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की रचनाओं का आधार बनाकर उनके व्यक्तित्व सर्जना का कुछ ऐसा ही कार्य रामकमल राय ने किया। पारंपरिक आत्मकथाओं में यौवन के द्वार पर एक आंशिक आत्मकथा है। इसमें यौवन की मानसिकता और आचरण को ही उभारा गया है। अपनी कहानी में वर्मा जी के जीवन संघर्ष के साथ साथ ही उनकी कृतियों के रचना संदर्भ भी उद्घाटित हुए। मेरी फिल्मी आत्मकथा नाम से बलराज साहनी ने आत्मकथा लिखी। यह बलराज साहनी के फिल्मी जीवन के संघर्षों की कहानी है। मैंने कहा आपसे कि डॉक्टर रामविलास शर्मा ने घर की बात नाम से आत्मकथा लिखी। इसमें उनके परिवार का 100 वर्षों का इतिहास उजागर हुआ है। परिवार समाज की इकाई ही तो है। समाज से जुड़कर ही वह अपना विशिष्ट आकार ग्रहण करती है। इसलिए इस आत्मकथा में बहुत कुछ ऐसा भी है जिसमें समाज का इतिहास कहा जा सकता है। लेखक के ही शब्दों में, यानी रामविलास जी के ही शब्दों में, घर की बात में वैज्ञानिक विवेचन कम, मानवीय संबंधों का चित्रण अधिक है। पत्र, संस्मरण, रेखा चित्र आदि अनेक विधाओं में प्रस्तुत की हुई सामग्री ललित गद्य लेखन की दिशा में एक प्रयोग है। इसमें कई पीढ़ियों के लेखक और वार्ताकार सम्मिलित हैं। मेरा जीवन शिवपूजन सहाय के निजी जीवन को उद्घाटित करता हुआ आत्मकथा ग्रंथ है। इसमें शिवपूजन सहाय ने अनेक साहित्यकारों, साहित्यिक घटनाओं और प्रसंगों का प्रामाणिक दस्तावेज उपलब्ध किया है। शिवपूजन सहाय द्वारा समय समय पर अलग उद्देश्यों और दृष्टियों से लिखे गए संस्मरणों को संकलित और क्रमबद्ध करके इसे एक पुस्तक का रूप दिया गया है। यह संकलन उनके सुपुत्र मंगल मूर्ति ने किया है। इस आत्मकथा में अनेक अल्पज्ञात साहित्यकारों की चर्चा है। हिंदी साहित्य के आधुनिक युग के इतिहास लेखन में शिवपूजन सहाय का यह ग्रंथ लोकोपयोगी है। रामदरस मिश्र की पुस्तक
सहचर है समय सन 1991 ईस्वी में आती है। इसमें स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ग्रामीण परिवेश से निकलकर संघर्ष के रास्ते अपने जीवन का लक्ष्य तलाश करने वाले एक साहित्यकार का पूरा अनुभव संसार अपनी व्याप्ति में लगभग आधे भारत को समेटे हुए साकार हो उठा है। इसमें रामदास मिश्र ही नहीं, आज की पूरी साहित्यिक पीढ़ी है। बनते बिगड़ते गांव हैं जिनका जीवन रस सूख रहा है। उभरते हुए नगर हैं जहां मनुष्यता मर रही है। यह उन स्थितियों की व्याख्या है जहां शहर को हमने रहने लायक बनाया नहीं और गांवों को हमने रहने लायक रहने नहीं दिया। सैकड़ों सामान्य लोग हैं जिनकी रोजी रोटी के लिए किए जाने वाले ऊपरी खुरदुरी संघर्ष की भीतरी संवेदना और सहानुभूति की तरल धारा आज भी प्रवाहित हो रही है। भारत के सामान्य आदमी के जीवन का दस्तावेज है यह आत्मकथा। इसी परंपरा में आत्मीय क्षणों को व्यक्त करने वाली एक रचना सन 2000 में आती है, फुर्सत के दिन। यह विश्वविद्यालय से अवकाश ग्रहण करने से लेकर सन 1999 तक के उनके निजी और पारिवारिक जीवन के सुख दुख का मार्मिक चित्रण है। सुख इतना कि मन कविता की पंक्तियां गुनगुनाने लगे और दुख इतना कि उसकी जमी हुई परतों को पिघलाने के लिए अंधेरे को सहायक और साथी बनना पड़े। पिछले कुछ वर्षों में आत्मकथा लेखन की परंपरा में एक उल्लेखनीय बात यह हुई है कि महिला लेखिकाएं भी मुक्त मन से अपनी आत्मकथाएं लिखने लगी हैं। कालक्रम से देखा जाए तो दस्तक जिंदगी की और मोड़ जिंदगी का, इन दो खंडों में प्रकाशित प्रतिभा अग्रवाल की आत्मकथा सबसे पहले आती है। इसी क्रम में जो कहा नहीं गया कुसुम अंसल की आत्मकथा है जो 1996 में आती है। कृष्णा अग्निहोत्री लगता नहीं है दिल मेरा 1997 में इसी नाम से आत्मकथा लिखती हैं। पद्मा सचदेव बूंद बावड़ी नाम से 1999 में लिखती हैं। शिला झुनझुनवाला सन 2000 में कुछ कही कुछ अनकही नाम से आत्मकथा लिखती हैं। मैत्रेयी पुष्पा सन 2002 में कस्तूरी कुंडल बसे, रमणिका गुप्त हादसे, मनु भंडारी एक कहानी यह भी, प्रभा खेतान अन्या से अनन्या, मैत्रेयी पुष्पा गुड़िया भीतर गुड़िया, चंद्र किरण सोनरिक्सा पिंजरे की मैना, कृष्णा अग्निहोत्री और औरत, सुषम बेदी आरोह अवरोह, डॉक्टर निर्मला जैन जमाने में हम, और रमणिका गुप्त की एक और पुस्तक आती है आप हुदरी। ये सभी पुस्तकें इन महिला लेखकों की आत्मसंघर्ष की झूठी सच्ची कहानियाँ कहती हैं। झूठी सच्ची पर मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ कि कई बार ऐसा लगता है कि सत्य छिपाया जा रहा है। कुछ दलित लेखकों का भी आत्मकथा की ओर मन गया है। मोहनदास नैमिषराय ने अपने अपने पिंजरे नाम से, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने जूठन नाम से, सूरजपाल चौहान ने संतप्त नाम से, रूपनारायण सोनकर ने नागफनी नाम से, और डॉक्टर धर्मवीर, तुलसीराम, सुशीला टाकभौरे जैसे कई दलित रचनाकारों ने हिंदी में आत्मकथा लिखी है। इन आत्मकथाओं में आक्रोश और राजनीतिक स्वर ज़्यादा प्रधानतापूर्ण ढंग से उभरता है। हिंदी आत्मकथा साहित्य में वैयक्तिक आत्मविश्लेषण की प्रधानता पाई गई है। व्यक्ति अपने जीवन की प्रत्येक अच्छाई और बुराई का यथार्थ निरूपण करते हुए उसके परिवेशगत विश्लेषण की तरफ हिंदी में आत्मकथा लिखने को अग्रसर हुआ है।
यह व्यक्ति हिंदी का रचनाकार है। वह आत्मकथा हिंदी रचनाकार के आत्म प्रकाशन और आत्मावलोचन का भी लक्ष्य लेकर सामने चली है। कई बार ऐसा माना जा सकता है कि समाज से साक्षात्कार और संवाद का एक उद्देश्य तो रहा ही होगा। यह उद्देश्य कहाँ तक सफल हुआ है यह तो एक पाठक ही बता सकता है। आत्मकथा समाज में नैतिकता की आधारभूमि के निर्माण करने का भी एक माध्यम रही है और जीवन के वास्तविक परिचय कराने का भी माध्यम रही है। व्यक्ति का आत्मसत्य समाज के आत्मसत्य के साथ संवाद में विकसित होता हुआ रहे और यह विकसनशील प्रक्रिया हिंदी में नए लेखक और नए पाठक वर्ग का निर्माण कर सके, ऐसी कामना की जा सकती है। कई बार हिंदी की आधुनिक आत्मकथाएं यानी पिछले 20-30 वर्षों की आत्मकथाएं आत्म प्रकाशन और विज्ञापन की ही श्रेणी में आती हुई दिखती हैं। यह विवेक हिंदी के पाठक को विकसित करना होगा कि वह हिंदी आत्मकथाओं का मूल्यांकन किस ढंग से करता है। हिंदी आत्मकथा पर हमारी और आपकी बातचीत इतनी ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।